निवेश आरोग्य में भाग 127 लवण रस, वैद्य दिलीप गाडगीळ, पुणे, हिंदी। तो मैं बात कर रहा था कि लवण रस जो है वो कफ पित्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, और उसके जरिए अगर ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन किया जाए तो वो रोगों का कारण इस प्रकार का है। तो इसमें लवण रस कम मात्रा में ही लेना है, ये एक अहम मुद्दा है। और ख़ास करके जो समुद्र लवण है वो नेत्रों के लिए अच्छा नहीं है, आँखों के लिए अच्छा नहीं है। तो जिनको आँखों की तकलीफ हो वो समुद्र लवण के बजाय सैंधव नमक का प्रयोग करे पूरे घर में इस प्रकार से, और फिर भी वो कम ही प्रमाण उसका रहे, ये सजग रहे उसके बारे में। जैसे ज़्यादा नमक सेवन ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है, उसी प्रकार से वली पलित यानी कि बाल पक जाना, श्वेत वर्ण के हो जाना, या वली ये जो रिंकल्स आते हैं ये निर्माण होना, ये बात उसमें होती है। तो इसलिए इसका अतिसेवन टाले, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। वैसे भी ब्लड प्रेशर की शिकायत अभी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है, उसके कई कारण हैं। हमारे हिसाब में वात पित्त कफ किनकी दुष्टि है ये देखकर इसके लिए इलाज करना पड़ता है। लेकिन नमक ये एक इसका अहम कारण है ब्लड प्रेशर का। एलोपैथी भी मानती है कि नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो नमक हानिकारक है ही, और वो सेंधा नमक का प्रयोग करे ये ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और फिर बाकी कारणों को देखकर उस हर रुग्ण के अनुसार अलग अलग चिकित्सा करनी पड़ेगी। वैसे एक विचार कई सालों से मेरे मन में है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया हूँ उसके बारे में, लेकिन प्रेरणा जो मिली है वो एलोपैथी में कृमि या कीटक जो है, वर्म्स इस प्रकार के, उनके बारे में काफ़ी संशोधन किया गया कि बाह्य सृष्टि में उनकी निर्मिति कैसी होती है, उनके जीवन के क्या क्या पहलू होते हैं, या किस प्रकार से जीवन क्रम चलता रहता है, फिर हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, और फिर हमारे शरीर में उनकी बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है, और फिर इसका प्रिवेंशन क्या है या उसको बाहर कैसे निकालना है, वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि 6 रस सृष्टि में किस प्रकार से निर्माण होता है, कौन से ऋतु में कौन सा रस प्रधान इस प्रकार का होता है, उसके कौन से पेड़ पौधे या सब्जी फल वगैरह है इस प्रकार से, और शरीर में भीतर जाने के बाद उसका कार्य किस प्रकार से होता रहता है, क्योंकि रसों का और दोषों का डायरेक्ट संबंध है, और दोषों का और रोगों का डायरेक्ट संबंध, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात रहेगी। लवण के बारे में हम बाहर लवण कैसे निर्माण होता है और हमारे शरीर में जाने के बाद उसके बारे में क्या होता है ये सोचेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके लिए एक थोड़ी पूर्व पीठिका आवश्यक है कि जब हम रस लेते हैं, रस सेवन करते हैं, तो हमारे हिसाब में उसके अवस्थापाक और विपाक ये 2 परिणाम होते हैं। अवस्थापाक जो है सभी रसों का शुरू में आमाशय में मधुर अवस्थापक होता है, उस सभी को मधुर रसत्व प्राप्त हो जाता है और उससे कफ बनता है, ये सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट लिखा है। फिर आगे चलकर अधोआमाशय या ग्रहणी में उसको अम्ल अवस्थापक प्राप्त होता है, ये अम्ल रस का बन जाता है और उससे पित्त की वृद्धि होती है। फिर सार किट्ट विभाजन होता रहता है, सार जो भाग है उससे आहार रस और बाकी धातु बनते हैं। किट्ट जो है वो घन किट्ट, द्रव किट्ट इस प्रकार का उसका विभाजन हो जाता है। घन किट्ट से मल निर्माण होता है और द्रव किट्ट से मूत्र निर्माण होता है, और यहाँ पे अन्न का कटु अवस्थापक हो जाता है, यानी कि तीखा रस वहाँ पे निर्माण होता है और उसके जरिए वायु निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आहार से अवस्थापक से क्रम से कफ पित्त वात ये निर्माण होते हैं। तो इसके बारे में आगे बहस करेंगे।